जी हाँ दोस्तों, जिस तरह भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पहले T20 मुकाबले में पटकनी दी, उससे भारतीय फैंस के बीच खुशी का माहौल है। लेकिन ड्रेसिंग रूम में माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। गुस्सा, जुनून और वनडे में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने की आग सभी खिलाड़ियों के अंदर साफ देखी जा सकती है। और उसका एक छोटा सा नजारा कल हुए पहले T20 मैच में सभी ने देखा। लेकिन इस शानदार जीत के बाद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव इस जीत से खुश नजर नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से शुक्रवार को होने वाले दूसरे T20 के लिए टीम में कुछ बड़े बदलाव करने का फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, पहले T20 में एक शानदार जीत दर्ज करने के बाद सूर्य ने कोच गौतम गंभीर से साफ कहा है कि इस टीम में बदलाव करना होगा। हालांकि हमने मैच तो जीत लिया, लेकिन जिन खिलाड़ियों पर भरोसा करके उन्हें टीम में शामिल किया गया था, उन्हें अब दूसरे मैच में मौका देना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पलटवार करना जानती है, जैसा उन्होंने वनडे सीरीज में किया था। और इस बार सूर्य एंड कंपनी किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। अब हर फैन की नजर दूसरे T20 मुकाबले पर टिकी हुई है और सबसे अहम सवाल यही है कि सूर्य ने आखिर किन खिलाड़ियों को दूसरे T20 से बाहर किया है और वे कौन से नए खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जैसे ही पहला मैच खत्म हुआ, कप्तान सूर्य ने गंभीर से अकेले में बात करके यह तय किया कि बदलाव जरूरी है, क्योंकि अब किसी भी खिलाड़ी को टीम में भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत मैदान में उतारा जाएगा। और इसी रणनीति के तहत कीवियों को दूसरे T20 में रौंदने के लिए भारत की सबसे खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान का मानना है कि जिन खिलाड़ियों पर भरोसा करके उन्हें टीम में शामिल किया गया था, उन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे देश को निराश किया है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मैच खत्म होते ही टीम में 4 बड़े बदलाव किए हैं। इन 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर करने के बाद टीम में 4 ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री हुई है जिनमें एक धुरंधर ऑलराउंडर भी शामिल है। और इससे भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो दोस्तों, आखिर कौन हैं वे 4 खिलाड़ी जिन्हें सूर्य ने टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और कौन हैं वे 4 नए चेहरे जिन्हें टीम में शामिल किया गया है, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको इस वीडियो में यह भी जानकारी मिलेगी कि दूसरा मैच कब, कितने बजे और किस मैदान पर खेला जाएगा, उस ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या कहता है, और यह मैच आप फ्री में कहां देख सकते हैं। यानी इस मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल। कल अभिषेक शर्मा ने जिस तरह तूफानी शुरुआत दी, आप उन्हें 100 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप प्लेइंग 11 से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ पहला मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि जिस तरह भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपना खेल दिखाया, वह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बयान था कि T20 वर्ल्ड कप में कोई भी देश भारतीय टीम को कमजोर आंकने की कोशिश न करे। कल हुए मैच में सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा और भारत ने पूरे 20 ओवरों में 239 रन बोर्ड पर लगा दिए। जवाब में कीवी टीम महज 190 रन ही बना पाई और भारत ने बड़ी आसानी से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया, जिससे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लेकिन इस जीत के बाद भी सूर्य खुश नजर नहीं आए, क्योंकि जिन खिलाड़ियों से उन्हें उम्मीद थी, उनका बल्ला खामोश रहा और गेंदबाजी में भी जमकर रन लुटाए गए। इसी वजह से दूसरे T20 के लिए टीम में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आपको बताते हैं कि दूसरे T20 के लिए संभावित प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। दोस्तों, दूसरा T20 मुकाबला रायपुर के SVNS इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर इस मैदान के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहां अब तक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को साफ बढ़त मिली है। आंकड़ों के मुताबिक इस मैदान पर खेले गए कुल 10 मुकाबलों में से 7 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। यही नहीं, यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 174 रन का रहा है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर करीब 156 रन देखने को मिला है। इन आंकड़ों से साफ है कि दूसरा T20 मुकाबला भी हाई स्कोरिंग मैच होने की पूरी संभावना रखता है। हालांकि पिच पर घास की मौजूदगी के कारण शुरुआती 4 ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी स्विंग मिल सकती है, जिससे नई गेंद के साथ बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा। वहीं मैच के मध्य ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं और एक प्रभावी हथियार साबित हो सकते हैं। एक और अहम बात यह है
कि इस मैदान पर दूसरी पारी में ड्यू का खास असर देखने को नहीं मिलता। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले सकती है ताकि स्कोरबोर्ड पर दबाव बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थीं रायपुर के मैदान से जुड़ी अहम जानकारियां। अब बिना देर किए सीधे चलते हैं दूसरे T20 के लिए भारत की नई और संभावित प्लेइंग 11 की ओर। दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर अभिषेक शर्मा को सौंपी गई है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस समय भारतीय टीम के सबसे आक्रामक और निडर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। जिस बेखौफ अंदाज में वह गेंदबाजों पर हमला करते हैं, वह किसी भी विरोधी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ने की क्षमता रखता है। पहले T20 मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा ने कुछ ऐसा ही प्रदर्शन करके दिखाया था। पहले मैच में जिस तरह अभिषेक ने शुरुआती ओवरों से ही कीवी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था, उसी ने पूरे मुकाबले की नींव रख दी थी। उन्होंने नई गेंद के खिलाफ बिना किसी झिझक के आक्रामक शॉट खेले और न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि वह अपने शतक से चूक गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारतीय टीम को वह तूफानी शुरुआत दी जिसकी जरूरत एक बड़े स्कोर वाले मुकाबले में होती है। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 35 गेंदों पर 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में 8 गगनचुंबी छक्के और 5 शानदार चौके शामिल थे। अभिषेक का बल्ला हर कोने में रन बरसा रहा था और मैदान में मौजूद दर्शक उनकी बल्लेबाजी का खुलकर आनंद ले रहे थे। इस मैच में उनका स्ट्राइक रेट करीब 220 से भी ज्यादा का रहा, जो किसी भी T20 मैच में गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना साबित होता है। अभिषेक शर्मा की इस पारी के बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजी खेमे में उनके नाम का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। कीवी गेंदबाज अब जानते हैं कि अगर अभिषेक क्रीज पर जम गए तो मैच उनके हाथों से फिसल सकता है। यही वजह है कि दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम ने ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर इसी विस्फोटक बल्लेबाज को सौंपने का भरोसा दिखाया है। दोस्तों, अगर दूसरे नंबर के बल्लेबाज की बात करें तो वह नाम है आक्रामक अंदाज और बेहतरीन टाइमिंग से भरपूर संजू सैमसन। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत भली भांति वाकिफ है। संजू में वह क्षमता है कि वह पावर प्ले के दौरान ही पूरे मैच का रुख भारतीय खेमे की तरफ मोड़ सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार है गेंद की सही टाइमिंग और फील्ड के खाली हिस्सों को पहचानकर वहां शॉट खेलने की काबिलियत। हालांकि पहले T20 मुकाबले में संजू सैमसन से वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जैसा उनसे उम्मीद की जाती है। वह उस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव का संजू पर भरोसा बिल्कुल कायम है। कप्तान का मानना है कि संजू की लय, उनकी क्लासिक टाइमिंग और आक्रामक अंदाज उन्हें दूसरे नंबर के लिए एकदम उपयुक्त बल्लेबाज बनाता है। दोस्तों, संजू सैमसन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह पावर प्ले के दौरान अपनी शानदार टाइमिंग के दम पर गेंद को आसानी से बाउंड्री रेखा के पार पहुंचा सकते हैं। उन्होंने यह क्षमता कई मौकों पर साबित की है और बड़े बड़े गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में दबाव में डाला है। जब संजू अपने नैसर्गिक खेल में होते हैं तो गेंद उनके बल्ले से बेहद खूबसूरती से निकलती है और फील्डिंग साइड पर गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचता। अगर पावर प्ले में अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन का बल्ला भी चल पड़ा तो यह तय माना जा सकता है कि भारतीय टीम शुरुआती ओवरों में ही 100 रनों के आंकड़े के आसपास या उससे आगे तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि दूसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन की भूमिका भारतीय टीम के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज ईशान किशन को टीम में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग 3 साल बाद वापसी की है और जिस लय में उन्होंने पहले T20 मुकाबले में अपनी पहली गेंद खेली वह वाकई काबिले तारीफ थी। ईशान ने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर ऐसा आक्रामक शॉट खेला जिसने दर्शकों के साथ साथ विपक्षी गेंदबाजों को भी चौंका दिया। उन्होंने गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, जो उनके इरादों को साफ तौर पर दर्शाता था। हालांकि इस मुकाबले में ईशान किशन बड़ा स्कोर बनाने में सफल नहीं हो पाए। वह अपनी पारी में मात्र 5 गेंदों पर 2 शानदार चौकों की मदद से 8 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव का उन पर भरोसा पूरी तरह कायम है।
सूर्य का मानना है कि ईशान की यह आक्रामक मानसिकता और बेखौफ अंदाज दूसरे मुकाबले में जरूर रंग लाएगा और उनका बल्ला इस बार जमकर रण बरसाएगा। ईशान किशन का तीसरे नंबर पर होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है। ईशान उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से हैं जो तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों दोनों के खिलाफ समान रूप से प्रभावी खेल दिखाने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, जहां खुद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर अपने जलवे बिखेरते हुए नजर आने वाले हैं। भले ही मौजूदा समय में सूर्य कुमार यादव का फॉर्म वैसा न दिख रहा हो जैसी उम्मीद हर भारतीय फैन उनसे करता है, लेकिन सूर्य ने सीरीज शुरू होने से पहले ही यह साफ कर दिया था कि वह आउट ऑन ऑफ फॉर्म नहीं है, बल्कि सिर्फ आउट ऑन ऑफ रन है और ये रन कभी भी आ सकते हैं। उनका यह आत्मविश्वास ही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छी शुरुआत जरूर की थी। उस मैच में उन्होंने 22 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार चौके और एक छक्का शामिल था। उनका स्ट्राइक रेट 145 से भी ऊपर का रहा, जो इस बात का संकेत था कि वह लय में नजर आ रहे थे। हालांकि इस अच्छी शुरुआत को वह बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन जिस आत्मविश्वास और इरादे के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने फैंस को काफी हद तक संतुष्ट जरूर किया। हर भारतीय फैन यही उम्मीद करेगा कि जो काम पहले टी20 में अधूरा रह गया, उसे सूर्य कुमार यादव दूसरे मुकाबले में पूरा करेंगे। सूर्य की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह किसी भी गेंद को मैदान के किसी भी कोने में खेलने की काबिलियत रखते हैं। उनके शॉट्स न सिर्फ अनोखे होते हैं, बल्कि पूरी तरह अप्रत्याशित भी होते हैं, जिससे गेंदबाजों को उनकी योजना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सूर्य कुमार यादव का यही अनोखा और अनूठा अंदाज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। जब सूर्य का बल्ला चलता है तो सिर्फ रन ही नहीं बनते, बल्कि मैच की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। यही वजह है कि दूसरे टी20 मुकाबले में सभी की नजरें एक बार फिर भारतीय कप्तान पर टिकी होंगी। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5वें नंबर जैसी अहम जिम्मेदारी के लिए हर फनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या मौजूदा समय में टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से किसी भी मुकाबले को अकेले दम पर पलटने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी न सिर्फ टीम को संतुलन देती है, बल्कि विपक्षी टीम पर लगातार दबाव भी बनाए रखती है। पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भी काफी सराहनीय रहा। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों पर 25 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। हार्दिक ने बेहद जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और जरूरत के समय रण गति को बनाए रखा। उनकी यह पारी भले ही बहुत बड़ी न रही हो, लेकिन टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई। गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने अपना असर दिखाया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा का महत्वपूर्ण विकेट लेकर न्यूजीलैंड की टीम को दबाव में डाल दिया। हार्दिक की तेज और सटीक गेंदबाजी ने कीवी बल्लेबाजों को संभलकर खेलने पर मजबूर कर दिया और भारतीय टीम को शुरुआती बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। किसी भी टीम के लिए हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। वह कप्तान को बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी कई विकल्प प्रदान करते हैं। उनके पास गति, उछाल और विविधता का ऐसा मिश्रण है जो उन्हें टी20 क्रिकेट में बेहद खतरनाक बनाता है। यही वजह है कि 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या की मौजूदगी भारतीय टीम को और ज्यादा मजबूत बनाती है और कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए रणनीति बनाना आसान कर देती है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर जैसी बेहद अहम पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम के दूसरे भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल अपनी किफायती और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह मध्य ओवरों में न सिर्फ रन गति पर लगाम लगाते हैं, बल्कि समय समय पर विकेट निकालकर विरोधी टीम को बैकफुट पर भी धकेल देते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह लगातार दबाव बनाए रखते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलना आसान नहीं रहता। अक्षर पटेल सिर्फ गेंदबाजी में ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। अंतिम ओवरों में जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब अक्षर अपने बल्ले से बहुमूल्य रन जोड़कर टीम को एक मजबूत फिनिश देने की क्षमता रखते हैं।
यही वजह है कि किसी भी कप्तान को ऐसे खिलाड़ी को छठे नंबर पर खिलाने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर रखते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को गहराई मिलती है और निचले क्रम तक बल्लेबाजी मजबूत बनी रहती है। हालांकि पहले T20 मुकाबले में उन्हें नीचे बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, लेकिन इस मैच में कप्तान ने साफ कर दिया है कि अक्षर को उनकी पसंदीदा और प्रभावी छठे नंबर की भूमिका में ही उतारा जाएगा। छठे नंबर पर अक्षर पटेल का खेलना भारतीय टीम के लिए एक रणनीतिक फायदा साबित हो सकता है। उनकी ऑलराउंड काबिलियत न सिर्फ टीम को मजबूती देती है, बल्कि कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैच के दौरान कई अहम फैसले लेने की आजादी भी देती है। यही कारण है कि दूसरे T20 मुकाबले में अक्षर पटेल की भूमिका भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 7वें नंबर पर एक बार फिर रिंकू सिंह भारतीय टीम के लिए सबसे भरोसेमंद फिनिशर की भूमिका में नजर आएंगे। पहले T20 मुकाबले में रिंकू ने जिस आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी की, उसने यह साफ कर दिया कि उनकी काबिलियत किसी एक मैच तक सीमित नहीं है। 19वें और 20वें ओवर में रिंकू ने जिस तरह से भारतीय टीम को मजबूत फिनिश दी, वह आधुनिक T20 क्रिकेट की बेहतरीन मिसाल है। रिंकू की सबसे बड़ी ताकत उनकी शांत मानसिकता है। दबाव की स्थिति में भी वह जल्दबाजी नहीं करते और सही गेंद का इंतजार करते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव का मानना है कि रिंकू जैसा बल्लेबाज अंतिम ओवरों में आकर तेजी से रन बना सकता है। अगर टीम का स्कोर 170 या 180 तक पहुंच चुका हो, तो रिंकू उसे 200 तक ले जाने की पूरी क्षमता रखते हैं। निचले क्रम में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को अतिरिक्त आत्मविश्वास देती है। 8वें नंबर पर टीम में शामिल किए गए हैं तेज गेंदबाज हर्षित राणा। हाल ही में समाप्त एक दिवसीय श्रृंखला में हर्षित ने जिस लय में गेंदबाजी और बल्लेबाजी की, उससे यह साफ हो गया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उनका आत्मविश्वास, आक्रामक रवैया और सटीक लाइन लेंथ उन्हें न्यूजीलैंड जैसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ प्रभावी बनाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी स्लो बॉल और गति में विविधता है, जो अंतिम ओवरों में बल्लेबाजों को चकमा देती है। इसके अलावा वह जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी उपयोगी योगदान दे सकते हैं। कप्तान ने उन्हें 8वें नंबर जैसी अहम पोजीशन इसीलिए दी है ताकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतर संतुलन बना रहे। 9वें नंबर पर टीम की स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे वरुण चक्रवर्ती। वरुण की फिरकी गेंदें किसी भी बल्लेबाज के लिए पहेली जैसी होती हैं। गेंद हाथ से निकलने के बाद आखिरी पल तक बल्लेबाज भ्रम में रहता है। मध्य ओवरों में वरुण का इस्तेमाल कप्तान के लिए बड़ा हथियार साबित होता है। वह न केवल रन गति पर रोक लगाते हैं, बल्कि सही समय पर विकेट निकालकर मैच का रुख भी पलट सकते हैं। T20 क्रिकेट में जहां बल्लेबाज आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, वहां वरुण की विविधता उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। 10वें नंबर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। अर्शदीप अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए विश्व भर में पहचाने जाते हैं। नई गेंद से शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर वह विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। पावर प्ले में उनकी सटीक लाइन लेंथ और डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने की कला उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। दबाव के क्षणों में भी अर्शदीप संयम बनाए रखते हैं, जो उन्हें कप्तान का भरोसेमंद गेंदबाज बनाता है। 11वें नंबर पर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की सबसे मजबूत कड़ी जसप्रीत बुमराह होंगे। बुमराह का नाम ही विरोधी बल्लेबाजों के लिए काफी है। उनकी धारदार यॉर्कर, चतुर बाउंसर और बेहतरीन नियंत्रण उन्हें सभी प्रारूपों में खास बनाता है। वह न सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, बल्कि रणगति पर पूरी तरह अंकुश लगाने की क्षमता भी रखते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव और आत्मविश्वास भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। उनकी मौजूदगी से पूरी टीम का मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, तो ये है दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11। अब आपकी बारी है। आप इस टीम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। मिलते हैं फिर एक नई और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।